हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज जो है लोग केवीएस का पेपर देकर आए होंगे। कल मैंने आप लोगों को कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस कराए थे। 30 क्वेश्चन कराने में मेरे को 48 मिनट्स लग गए थे। आज मैं उसके आगे के 60 क्वेश्चंस कराने थे, मगर मैं 30 करा पाई थी। आज उससे आगे के 30 क्वेश्चंस कराऊंगी। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हैं और केवीएस का फर्स्ट पेपर दे आए हैं, उम्मीद है कि केवीएस के फर्स्ट पेपर में नंबर भी अच्छे आएंगे और वो क्वालिफाई करके सेकंड पेपर तक आ जाएंगे। तो उनके लिए भाई 18 तारीख के बाद, अभी एलटी का पेपर हो जाए ना, 18 तारीख के बाद आप लोगों को मैं यूट्यूब पर, जैसे मेरी एक मैंने इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का करवाया था, तो मैं केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस का इस पर ही तैयारी कराऊंगी। और वो पूरे नोट्स भी सब कुछ आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, और वीडियोस आपको मिलेंगे मेरे इस चैनल पर। तो देखिए और एग्ज़ाम निकालिए और भैया खूब मज़े कीजिए। तो अब मैं आपको इससे आगे के, आज है डे 19, चाहे चलो मान लो डे 18 ही, क्योंकि करवाने तो कल ही थे मगर वो हुए नहीं थे। तो आज है डे 19 और कल से मिलते जुलते ही कपड़े मैंने आज भी पहन रखे हैं। और अब मैं आप लोगों को करवाऊंगी, जो 30 क्वेश्चंस करा दिए थे 31 से अब मैं आगे बढ़ूंगी। कल वाला सेशन आप देख सकते हैं, इट वॉज अ वेरी नाइस सेशन। ऐसा मुझे लगता है, मुझे तो बहुत कुछ लगता ही रहता है वैसे। तो मैं पहुंच गई हूँ 31 वाले क्वेश्चन पे, और यहां से मैं शुरुआत करूंगी नॉन फाइनाइट्स के क्वेश्चन से। तो चलो भाई। और मैं एक और चीज आप लोगों से कहना चाहूंगी, दोज हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर डी ट्रिपल एस बी। भाई देखो, डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि डी ट्रिपल एस बी का स्केड्यूल जो है वो आ चुका है। टीजीटी को छोड़कर बाकी सबका स्केड्यूल आ गया है मई तक का। तो जो लोग डी ट्रिपल एस बी टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं और दिग्भ्रमित हैं कि कहाँ से करें, कैसे करें, नोट्स कहाँ क्या करें, क्या करा करें, तो आइए ना, इंग्लिश तूतरा पे आप सभी को सब कुछ जो है डी ट्रिपल एस बी का मिलेगा। हो सकता है, क्योंकि टीजीटी के लिए हो सकता है कि वो एज लिमिट, भाई हो सकता है नहीं, होगा ही, एज लिमिट जो है वो बढ़ाने जा रही है सरकार। और महिलाओं को भी उसमें जो है शायद 40 तक का जो है उसमें मौका मिलेगा, शायद कह रही हूँ, हो सकता है उसमें मौका मिले और फॉर्म्स दोबारा खुले, क्योंकि मई तक तो अब डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का एग्जाम है नहीं। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डी ट्रिपल एस बी में आपको हमारी तरफ से पूरे सब कुछ मिलेगा। लाइव क्लासेस हैं, नोट्स हैं, बुक फॉर्म में जो आपको मिलेंगे, यानी कि हार्ड कॉपी फॉर्म में जो आपके घर पर आएंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करिए, स्टोर में जाइए और जो है हमारा ऐप पे जो है देखिए डी ट्रिपल एस बी का, पीपीएससी का। फिलहाल तो अभी यही दो कोर्सेज हैं जो आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, और इफ यू फील लाइक तो आप यू कैन बाय एज वेल। तो देखिए भाई, पहला हमारा क्वेश्चन है, टू अर्न इज ह्यूमन द इन्फिनेटिव फ्रेज फंक्शन एज। टू अर्न इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। और ये जो है, अब इसमें आप लोगों को अगर हम बात करें तो इसमें इन्फिनेटिव फ्रेज जो है ये है टू अर्न। ये इज क्या है, दैट्स अ वर्ब। तो यहाँ पर ये जो ये टू अर है, ये किसका काम कर रहा है, व्हाट इज ह्यूमन, ये व्हाट का जवाब दे रहा है। और जो व्हाट का जवाब देता है वो क्या होता है, वो नाउन होता है, वो सब्जेक्ट होता है। और वो जो है वो किसका काम कर रहा है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम जो है वो कर रहा है। पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा पढ़ते हैं। ही वॉज मेड टू अपोलोजाइज illustrates bare infinitive, retained infinitive, split infinitive, gerundial infinitive। क्वेश्चन क्या है, ये बात समझ में नहीं आई। देखो, अगर मैंने बोला आई मेड हिम अपोलोजाइज, ठीक है, आई मेड हिम अपोलोजाइज, ये मेड जो होता है ना, इट्स अ कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है, मेड और गेट जो होते हैं ये कॉजेटिव वर्ब होते हैं। मेड का मतलब होता है कि जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो काम दूसरे से कराता है मगर खुद भी शामिल रहता है, उसे मेड यूज करते हैं। और गेट होता है कि जब सब्जेक्ट खुद शामिल नहीं होता तो गेट, ये पूरा। तो जब आई मेड हिम अपोलोजाइज, जब मेड आता है तो उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं, यानी कि V1 कहते हैं मगर बेयर इन्फिनेटिव जो है वो लगाया जाता है। आई मेड हिम सिंग अ सॉन्ग, तो यह बेयर इन्फिनेटिव है। अब मान लो इसको जो है आपको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो अगर आप बनाओगे ही वॉज मेड टू अपोलोजाइज
बाय बी। अब आपने यहाँ देखा कि वैसे जो मेड होता है ना वो कौन सा जो लेता है वो बेयर इन्फिनेटिव लेता है, लेकिन अगर इसी चीज को आप जो है वो पैसिव वॉइस में करते हो तो इन्फिनेटिव का टू आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज रिटेन्ड इन्फिनेटिव। ये सारे क्वेश्चन रेन एंड मार्टिन के हैं, लैंग्वेज भी रेन एंड मार्टिन वाली ही है, और आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ये बुक में से ही क्वेश्चंस जो हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, तो ही वॉज मेड टू अपोलोजाइज, तो टू जो है दैट वॉज रिटेन्ड, वो टू जो है इसमें रिटेन किया गया है। वॉकिंग अलोंग द रोड अ टेम्पल अपीयर्ड इज फॉल्टी ड्यू टू, बताओ भाई इसमें क्या गलती है। वॉकिंग अलोंग द रोड अ टेम्पल अपीयर्ड, सबसे पहली बात मैं आपको यहां से समझाती हूँ, वॉकिंग अलोंग द रोड ये आपका पार्टिसिपल फ्रेज है, ये आपका पार्टिसिपल है, ठीक है, पार्टिसिपल है। और ये टेम्पल अपीयर्ड जो है फाइनाइट वर्ब है, ये आपका पीसी है, और ये आपका जो है वो पार्टिसिपल वाला फ्रेज है, सिंपल सेंटेंस है। हर पार्टिसिपल का एक सब्जेक्ट होता है जो प्रीसी में दिया होता है, और नहीं होता तो अपने को लगाना पड़ता है, अगर नहीं मतलब नहीं तो हम लगा के देखते हैं। जैसे ये टेम्पल जो है वो यहाँ पे लगाते हैं, अ टेम्पल वॉकिंग अलोंग द रोड अपीयर्ड, एक टेम्पल सड़क पे जा रहा था अचानक से आ गया, तो ये इसका मतलब ये सेंटेंस ये इसका सब्जेक्ट नहीं है ना। जब जो पीसी का सब्जेक्ट उसका पार्टिसिपल का सब्जेक्ट नहीं होता है, और अगर उसको वहां पे लगाएं और वो उसके साथ मैच ना करे, तो वो इसे डेंगलिंग पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंगलिंग पार्टिसिपल कहा जाता है। अब जो ये डेंगलिंग पार्टिसिपल है ना, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू क्रिएट अ सब्जेक्ट ओवर हियर, अदरवाइज दिस सेंटेंस विल बी रिगार्डेड एक एरर वाला जो क्वेश्चन है। तो ये आएगा व्हाइल आई वाज वॉकिंग अलोंग द रोड, ये बनेगा इसमें व्हाइल आई वाज वॉकिंग अलोंग द रोड अ टेम्पल अपीयर्ड, तो यहां पर इसको बोलेंगे हम, ये क्यों है, क्योंकि ये डेंगलिंग पार्टिसिपल है। तो मैंने आपको समझाया भी ऐसा क्यों है, और आपको अगर ये पढ़ना है तो नॉन फाइनाइट्स का चैप्टर उठा के पढ़ो। आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर आईएनजी फॉर्म इज नॉट अ जेरेंट। जेरेंट क्या होता है, जेरेंट इज वर्बल नाउन। जेरेंट क्या होता है, जेरेंट होता है वर्बल नाउन होता है, वर्बल नाउन को बोला जाता है जेरेंट, है ना। वर्बल नाउन क्या लिख रही हूं मैं भी, वर्बल नाउन। तो जहां पर जेरेंट नहीं है, यानी कि नाउन का काम नहीं कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव प्रेपोजिशन नहीं है। तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ही एंजॉयज स्विमिंग, हिज हॉबी इज स्विमिंग। व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, ही एंजॉयज व्हाट, हिज हॉबी इज व्हाट। ये सारा व्हाट का जवाब दे रहा है, तो जो व्हाट का जवाब दे रहा है दैट इज नाउन। वर्ब जब काम करता है नाउन की तरह तो इट इज नोन एज वर्बल नाउन। स्विमिंग अक्रॉस ही रेस्टेड, ये आपका पार्टिसिपल, यहां पर ये सब्जेक्ट लगा के देखा, ही व्हेन ही वाज स्विमिंग अक्रॉस ही रेस्टेड, यहां पर ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है, दैट इज व्हाई इट्स नॉट अ जेरेंट फॉर्म। अ परफेक्ट पार्टिसिपल एक्सप्रेसेस क्या बताता है, बताओ। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल और होता है पास्ट पार्टिसिपल और होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब जरा पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल जब दोनों काम एक साथ होते हैं, ठीक है, टेकिंग द की आउट ऑफ हिज पॉकेट, ही ओपन्ड द डोर। तो जब दो एक्शंस होते हैं और दोनों में टाइम गैप बहुत कम होता है, या एक के बाद दूसरा एक्शन जो होता है उसके परिणाम स्वरूप होता है, टाइम गैप ना के बराबर होता है, तो हम जो पहला एक्शन होता है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं। कि जैसे पॉकेट से चाबी निकालने में और वो दरवाजा खोलने में दोनों में टाइम गैप ना के बराबर है, तो वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करोगे। अब परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि जब एक एक्शन कंप्लीट हो जाता है और जब दूसरा एक्शन होता है, टाइम गैप होता है, तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल क्या बताता है, प्रायर कंप्लीशन, यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल वाला काम पहले होगा और उसके बाद वाला काम बाद में होगा। जैसे हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, having taken breakfast he went
टू स्कूल। ठीक है जी, तो यहां पर ये वाला काम प्रायर कंप्लीशन है, ये पहले हुआ है, और स्कूल वो बाद में गया है, तो है परफेक्ट पार्टिसिपल क्या बताता है, प्रायर कंप्लीशन। आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड इंप्लाइज, यहां पर स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज आते हैं कि भाई यहां पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो ये मैं आप लोगों को बिल्कुल नॉन फाइनाइट चैप्टर से ही बताऊंगी, और आप लोग पहले एक बार देखो। आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, तो यहां पर क्या है कि इसमें दोनों में क्या अंतर है, ये मुझे आपको जरूर बताना है। तो देखो मैं आपको इसमें बताती हूं कि इसमें क्या है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है, ये ना दो तरीके से यूज होता है, एक जगह कहीं पर बेयर इन्फिनेटिव भी यूज होता है, और एक जगह जो होता है वो यहाँ पर इसमें जो है वो जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज होता है। अब दोनों में ये मैं आपको इसी चीज में अंतर बताने के लिए आई हूँ, तो मैं आपको अंतर ही बताऊंगी और क्या बताऊंगी। देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रही हूं। देखो सी हियर फील स्मेल लिसन वॉच के साथ ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, और इसके अलावा सी हियर के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल या बेयर इन्फिनेटिव में कुछ अंतर होता है। अब क्या अंतर होता है, ध्यान से सुनना। आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, जब आप आई यहाँ पर पार्टिसिपल लगाते हो तो इसका मतलब है कि आपने एक्शन पूरा होते हुए नहीं, बस थोड़ा सा होते हुए देखा, कि मैंने उसे जाते हुए देखा, मैंने उसे रोड क्रॉस करते हुए देखा। आई सॉ हिम क्रॉस द रोड होता है यानी कि आपने पूरा एक्शन, जब तक वो चलाने गया आपकी आंखें उसे घर तक छोड़ कर आई, आंखों तक घर तक छोड़ कर आए उस बंदे को या बंदी को जो है। तो आई सॉ हिम क्रॉस, हिम ही है ना, आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, आई सॉ हिम क्रॉस द रोड यानी कि पूरा कंप्लीटेड एक्शन होगा, तो सी के साथ आप लगाओगे बेयर इन्फिनेटिव। और अगर बस थोड़ा सा पार्ट देखा, ऑनगोइंग एक्शन देखा, बस जाते हुए देखा, तो लगाओगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। याद रखना ये वाली चीज, अगर ऑनगोइंग एक्शन है, पार्शियल है, तो आप लगाओगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, कंप्लीट एक्शन है तो लगाओगे बेयर इन्फिनेटिव, याद रखिएगा। A past participle used adjectively usually conveys. A past participle used adjectively usually conveys active meaning, passive meaning, प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट या कंडीशनल सेंस। पहले क्वेश्चन समझ लो फिर बताते रहना। एंड दैट इज, अब मैं इसका आपको एग्जांपल के साथ बताना चाह रही हूँ। ब्लड हो रहा है क्या? देखो अब पार्स, जैसे मैंने यहां लिखा अ ब्रोकन विंडो, ठीक है, तो इसका मतलब ये ब्रोकन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को, और जब वो एडजेक्टिवली यूज होती है यानी कि एज एन एडजेक्टिव यूज होती है। अब अगर ब्रोकन विंडो बोल रहे हो तो आप बोलोगे ए विंडो विच वॉज ब्रोकन बाय समवन, तो कौन सा फॉर्म देती है, कौन सी चीज बताती है, पैसिव मीनिंग बताती है। सो द आंसर इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहा जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल, जब उसे एज एन एडजेक्टिव, जैसे कहते हैं ना फॉलन लीव्स, वैसे वो उसमें मतलब जब एडजेक्टिवली यूज किया जाता है तो वो पैसिव फॉर्म में यूज किया जाता है, यानी कि कोई चीज करी गई है। ही इज फोन्ड ऑफ गैम्बलिंग, तो ये क्या है, गैम्बलिंग क्या है, गैम्बलिंग जो है वो आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है,
और पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, अगर आप देख चाहो तो उसमें भी देख सकते हो, केवीएस में भी 2 क्वेश्चन, 10 में से 2 क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं। तो ही इज फोन्ड ऑफ गैम्बलिंग, देखो भैया ऑफ है प्रेपोजिशन, ठीक है, और जो प्रेपोजिशन होता है ना उसके बाद आता है नाउन, या आता है प्रोनाउन, या आता है वर्बल नाउन, और वर्बल नाउन किसे कहते हैं, वर्बल नाउन कहते हैं जेरेंड को। तो बता दो भैया इसमें ये कौन सा है, गैम्बलिंग क्या है, बता दो क्या है। ही इज फोन्ड ऑफ गैम्बलिंग, गैम्बलिंग जो है आईएनजी फॉर्म लग गई तो वो क्या है, पार्टिसिपल नहीं है, जेरेंड है, वर्बल नाउन जेरेंड। स्प्लिट इन्फिनेटिव, इनमें से किसमें स्प्लिट इन्फिनेटिव है, स्प्लिट इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कुछ जबरदस्ती का कुछ भी ठूस दो, कुछ भी पूछ लो, वो जो चीज होती है ना वो स्प्लिट इन्फिनेटिव होता है। टू फिनिश, टू क्विकली फिनिश, क्विकली टू फिनिश, फिनिश क्विकली। भैया जो ये है ना टू फिनिश क्विकली, यहाँ पर ये देखो टू और फिनिश के बीच में क्विकली जबरदस्ती के घुसे हुए हैं, तो इसे कहते हैं 39 का आंसर होगा बी 40। एन एब्सोल्यूट पार्टिसिपियल कंस्ट्रक्शन अपीयर्स इन, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, व्हाइल वॉकिंग ही फेल, ही वॉक्ड सिंगिंग, सिंगिंग लाउडली ही डांस। देखो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जब जो पार्टिसिपल फ्रेज होता है ना वो अपने मीनिंग के लिए डिपेंड नहीं होता, उसका अपना एक सब्जेक्ट होता है। जैसे द सन हैविंग राइजन द फॉग डिस्पर्स्ड, द पुलिस हैविंग जो है अगर बोलते हैं द पुलिस हैविंग अराइव्ड द मॉब डिस्पर्स्ड, तो द पुलिस द मॉब, पीसी का अलग सब्जेक्ट है, पार्टिसिपल फ्रेज का अपना एक अलग सब्जेक्ट है, उसे एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। वो अपने मीनिंग के लिए, वो अपने मीनिंग के लिए डिपेंड नहीं होता, उसे एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। अब इनमें से किस में एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन है, देखो यहां पर ये एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है, यही जो है आपका एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन है। सेंटेंस एनालिसिस होगा जी 41 से 50 तक, बताओ भैया कौन से हैं। एन एंटीसिपेटरी सब्जेक्ट अकर्स इन, एंटीसिपेटरी, अब ये एंटीसिपेटरी सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज एंटीसिपेटरी सब्जेक्ट, हाँ जी, सेंटेंस है एन एंटीसिपेटरी सब्जेक्ट अपीयर्स इन, और अब यहाँ पर आप लोग जो है, मुझे वैसे तो आपको सामने दिख रहा होगा, देखो एंटीसिपेटरी सब्जेक्ट होते हैं जो इट और देयर होते हैं, इन्हें एंटीसिपेटरी सब्जेक्ट कहा जाता है या डमी सब्जेक्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, व्हेन देयर इज नो सब्जेक्ट, हमें जो है वहां पे एंटीसिपेटरी या डमी सब्जेक्ट्स लगाने होते हैं, इसे डमी सब्जेक्ट कहते हैं, एंटीसिपेटरी सब्जेक्ट कहते हैं, या प्रिपरेटरी सब्जेक्ट्स कहते हैं। इन्हें प्रिपरेटरी जो है सब्जेक्ट्स कहा जाता है, यानी कि जब हमारे पास सब्जेक्ट होता नहीं है मगर सेंटेंस को कंप्लीट करने के सेंस में लगाया जाता है, दैट फिल्स द सब्जेक्ट पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। तो यहाँ पर आप देखिए दैट ही फेल्ड सरप्राइज्ड अस, व्हाट सरप्राइज्ड अस, ये दैट ही फेल्ड ये आपका क्लॉज है, और हिज फेलियर, व्हाट सरप्राइज हिज फेलियर, सब्जेक्ट हिज फेलियर, ही फेल्ड ही सब्जेक्ट है, तो ये नाउन क्लॉज जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है ऊपर वाले में। इट सरप्राइज्ड अस, यहाँ पर आप देखिए यहाँ इट आ रहा है, और अगर याद रखिएगा इट और देयर एंटीसिपेटरी, प्रिपरेटरी या डमी सब्जेक्ट्स होते हैं। is the belief that he is honest, the clause is, अब यहां पे ना स्टूडेंट्स बड़ी गलती करते हैं ये है क्या भाई, देखो यहां पर ये दैट से आ रहा है और इसके जस्ट पहले नाउन आ रहा है, तो दिमाग में यही आता है कि भाई ये जो है ना ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो रुकिए यहाँ पे एक बार दोबारा से सोचिए, ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। क्यों नहीं है, जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है ना, द हाउस वेयर ही लिव्स is quite expensive, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, भले यहाँ रिलेटिव एडवर्ब यूज हुआ है। यहां पर आपने सब्जेक्ट की विशेषता द हाउस इन विच ही लिव्स, तो विच का जवाब जो है वो दे रहा है वेयर ही लिव्स, और ये हाउस की विशेषता बता रहा है, ठीक है। अब आपने बोला द बिलीफ,
ये बिलीफ को एक्सप्लेन कर रहा है, बिलीफ को एक्सप्लेन कर रहा है दैट ही इज ऑनेस्ट। ये बिलीफ के बारे में ही बता रहा है, बिलीफ को जो है डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, बिलीफ की विशेषता नहीं बता रहा। बिलीफ को कौन कौन सा बिलीफ, क्या बिलीफ है? दैट ही इज ऑनेस्ट। ये बिलीफ की विशेषता नहीं है, बिलीफ को एक्सप्लेन करना है, बिलीफ को एक्सप्लेन करा, बिलीफ को डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है। तो जब बिलीफ को एक्सप्लेन करा जा रहा है, बिलीफ की विशेषता नहीं बताई जा रही। बिलीफ, द बिलीफ, कौन सा बिलीफ, क्या बिलीफ? दैट ही इज ऑनेस्ट। तो ये जो नाउन है, इसी नाउन को यही चीज जो है वो क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। और आप इसको जो है ना किसी एडजेक्टिव से या उससे नहीं बदल सकते, इसको किसी चीज में बदल नहीं सकते हैं आप। जैसे द हाउस वेयर ही, द हाउस इन विच ही लिव्स वो कर सकते हैं, मगर इसको नहीं बदल सकते। ये इस बात का एक्सप्लेनेशन है दैट ही इज ऑनेस्ट। तो ये क्या है? दैट इज नाउन क्लॉज इन एपोजिशन। ये नाउन क्लॉज इन एपोजिशन, ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, ये नाउन क्लॉज इन एपोजिशन है। क्योंकि नाउन क्लॉज जो होता है, सब्जेक्ट काम करता है, एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है, ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन काम करता है। इसके अलावा वो जो है नाउन क्लॉज एक एपोजिशन में भी काम करता है। तो ये नाउन क्लॉज इन एपोजिशन है ना कि, और इसके लिए आप क्लॉजेस वाला चैप्टर देखिए, उसमें आपका जो है रेनल मार्टिन में उसमें यह दिया हुआ भी है कि जहां पर नाउन क्लॉज एपोजिशन के रूप में काम कर रहा है, और यही क्वेश्चन है उसमें। दे इलेक्टेड हिम कैप्टन, कैप्टन इज, ये पहले भी हुआ था। दे इलेक्टेड हिम, ये दे इलेक्टेड हिम कैप्टन। ये सेंटेंस अपने आप में वैसे पूरा है, मगर ये जब तक लगाओगे नहीं ना ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तब तक ये पूरा नहीं होगा। तो दे इलेक्टेड हिम कैप्टन, तो हिम के बारे में बताया जा रहा है, तो दैट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जिसमें एडजेक्टिव क्लॉज हो वो बताओ, जल्दी ढूंढो और बताओ। I know that he is honest. I know what? Noun clause. The reason why he resigned because he was ill. That he resigned is clear. What is clear? That he resigned. ये भी noun clause है, that he resigned. He resigned. Why? Because he was ill. ये adverb clause है. The reason why he resigned. The reason for what? For which he resigned. For which he resigned आ रहा है. द रीजन वाई, और ये रीजन के बारे में ही, द रीजन वाई ही रिजाइन। तो यहां पर जो है यही आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। द प्रिंसिपल क्लॉज, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज मुझे करना पड़ेगा कि द प्रिंसिपल क्लॉज अपीयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, मतलब इनमें से कौन से में प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो बिगनिंग में इशू है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस द प्रिंसिपल क्लॉज अपीयर्स एट द बिगनिंग ऑफ, एट द बिगनिंग, ये होना चाहिए एट द बिगनिंग। तो यहां ये देखिए, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। केवल जो यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज है, ये ही स्टेड होम बिकॉज ही वॉज इल, यहाँ पर सी होगा क्योंकि बिगनिंग में केवल इसी में, वरना तो ये वेग क्वेश्चन था कि भाई प्रिंसिपल क्लॉज तो सब में ही है, बस जो बिगनिंग में आ रहा है वो सी में आ रहा है। A subjective complement typically follows. A subjective complement typically follows. जैसे he is a doctor, तो ये ही का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये है, और ये किसको फॉलो करता है? लिंकिंग वर्ब्स को। दैट इज, आर, एम, वॉज, वर, लिंकिंग वर्ब्स को करता है। A phrase differs from a clause in that it, भाई देखो क्लॉज का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फ्रेज का नहीं होता। तो इसमें है लैक्स अ सब्जेक्ट प्रेडिकेट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्रेडिकेट स्ट्रक्चर को वो लैक करता है। बोल्डेड एक्सप्रेशन पहले मैं बताऊं क्या है, ये है अर्ली टू बेड इज अ गुड मैक्सिम। द बोल्डेड एक्सप्रेशन, बोल्डेड एक्सप्रेशन मैंने लगा दिया, तो बताइए अर्ली टू बेड इज
कौन सा फ्रेज है, दैट इज एन देखो भैया ये है तो ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि इन्फिनेटिव्स जो होते हैं वो नाउन के, अब इसमें जो है हमें क्या मानना चाहिए, आपके हिसाब से क्या मानना चाहिए भाई, है तो ये नाउन फ्रेज ही। व्हाट इज अ गुड मैक्सिम, अर्ली टू बेड, तो ये होना तो चाहिए नाउन फ्रेज ही, क्योंकि इन्फिनेटिव वाले नाउन फ्रेज ही बनते हैं, नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेजेस ही होते हैं। वो तो हम अपने हिसाब से कह देते हैं कि ये होते हैं और वो होते हैं, है ना। तो ये होगा नाउन फ्रेज ही है, दैट्स अ नाउन फ्रेज। क्या हो गया, he gave me a book, me is direct object, indirect object, complement, attribute। देखो भाई देखो, he gave me a book, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो मी होता है वो मतलब जो लिविंग बींग्स होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये क्या है, दैट्स एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग थिंग्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और लिविंग बींग्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये देखो, ये है बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज या रीजन, प्रिंसिपल क्लॉज। बिकॉज ही वॉज अफ्रेड अगर आ रहा है, बिकॉज आ रहा है तो वो एडवर्ब क्लॉज है, बिकॉज आ रहा है तो वो कौन सा क्लॉज है, दैट इज एडवर्ब। अब ये हो गए आपके, अब लास्ट के 10 क्वेश्चन हैं। ओनली विजडम कैन सॉल्व दिस, ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन है 51 से 60 तक। ओनली विजडम कैन सॉल्व दिस, नथिंग बट विजडम, विजडम अलोन, नो विजडम कैन सॉल्व दिस, विजडम। अब इसका जो है आपको बताना है, जब ओनली आ रहा है तो अगर ह्यूमन बींग्स के लिए आएगा तो नन बट लगाते हैं, तो ओनली अ मिलियनर कैन अफोर्ड दिस, नन बट अ मिलियनर कैन अफोर्ड दिस। लेकिन अगर चीजों के लिए आ रहा है या अनकाउंटेबल नाउन के लिए या नॉन लिविंग के लिए आ रहा है तो नथिंग बट करोगे, तो यहां पर क्या आएगा, नथिंग बट। ओनली को चीज के लिए हो तो नथिंग बट, और इंसानों के लिए हो तो नन बट। इक्विवेलेंट ऑफ हार्डली हैड ही एंटर्ड, हार्डली इन्वर्जन है, हार्डली हैड ही एंटर्ड, तो क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट बताना है, यानी कि जो है इसमें आपका इक्विवेलेंट है, फ्रेज नहीं पूछा, अगर सिंपल सेंटेंस में करना होगा तो एज सुन एज करेंगे, लेकिन ये इक्विवेलेंट होता है इसका नो सूनर, दैट इज नो सूनर हैड ही एंटर्ड देन, और हार्डली हैड ही एंटर्ड व्हेन सॉरी। Identify the incorrect passive. He is said to be honest. He was laughed. The work was completed. He was punished. He was laughed at. Laughed अपने साथ preposition लेता है, अगर ये होता है the girls laughed at the beggar. The beggar was laughed at by the girls. दोनों दो prepositions होंगे, डबल preposition लगेगा, क्योंकि laughed अपने साथ at लेता है, तो वो बिना उसके नहीं बनेगा. So the answer is B. आई नो हर, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, नो के साथ जो आपका प्रेपोजिशन आता है, ये पहले आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल और फिर लगाएंगे नोन टू, शी इज नोन टू मी। असर्टिव फॉर्म ऑफ इफ ओनली आई वर रिच, देखो असर्टिव है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी है, काश, तो उसको आपको असर्टिव का मतलब क्या होता है, अफर्मेटिव या नेगेटिव। अब इसको आपको असर्टिव में बदलना है, तो आप कैसे बदलोगे, इफ ओनली को आई विश में बदल दोगे, आई विश आई वर रिच, और ये वर का वर ही रहेगा क्योंकि ये पास्ट सब्जंक्टिव है। पास्ट सब्जंक्टिव मतलब होता है कोई दुआ या उसमें मतलब कोई प्रेजेंट की एक अनफुलफिल्ड डिजायर वो बताना। सिंपल से कंपाउंड ट्रांसफॉर्मेशन बताओ, ही रॉब्ड द चाइल्ड एंड मर्डर्ड हर, ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल से कंपाउंड नहीं है, ही रॉब्ड द चाइल्ड एंड मर्डर्ड है, ही रॉब्ड एंड जो है भाई इसमें आ रहा है, तो इसको आपको कंपाउंड ट्रांसफॉर्मेशन में बदलना है, तो ही नॉट ओनली रॉब्ड बट ऑल्सो, ही नॉट ओनली रॉब्ड बट ऑल्सो मर्डर्ड द चाइल्ड। सर्च हिज पॉकेट एंड यू विल फाइंड द वॉच, जब कभी भी यहां पर हमारा जो है वो एक इंपैरेटिव सेंटेंस है, तो वो कमांड दे रहा है,
तो वो कमांड को हम किस में बदल देते हैं, इफ वाले क्लॉज में बदल देते हैं, कॉम्प्लेक्स है कंडीशन वाला बता देंगे। इफ यू सर्च हिज पॉकेट्स यू विल फाइंड द वॉच। ही इज द वाइजेस्ट मैन हियर। कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है तो कैसे बनाओगे, ही इज द वाइजेस्ट, ये सुपरलेटिव है। अगर इसे पॉजिटिव बनाओगे, नो अदर मैन इज एज वाइज एज ही इज, नो अदर मैन हियर इज एज वाइज एज ही इज। अब इसको बनाएंगे देन, अब यहाँ पर ये बी होगा, ही इज वाइजर देन एनी अदर। एनी के बाद अदर इसलिए लगाया है क्योंकि मेन की तुलना मेन से ही कर रहे हैं, सेम ग्रुप में कंपेरिजन किया जा रहा है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो ये है इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ ही इज टू प्राउड टू बेग। अब ही इज टू प्राउड टू बेग है तो इंटेरोगेटिव है। अब ये चूंकि इंटेरोगेटिव को अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो उसको जो है हमें नेगेटिव में बदलना होता है जिससे कि कोई मीनिंग में चेंज ना हो। तो इजंट ही टू प्राउड टू बेग, तो ही इज टू प्राउड टू बेग है। अगर आप इसको ऐसे बनाते ही इज सो प्राउड, ये वाला नहीं बनाना, अगर हो सकता है आपको ये भी दिखे तो ऐसे नहीं बनाना है। आपको इसमें है इज ही नॉट टू प्राउड। अगर आपका इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव है तो मतलब अगर आपका सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है तो इंटेरोगेटिव में उसको नेगेटिव बनाना होगा। इज ही नॉट टू प्राउड टू, ही इज टू प्राउड टू बेग, ये ऐसे बनेगा। तो इसका आएगा आंसर आपका सी। और लास्ट क्वेश्चन, he confessed that he was guilty, सिंपल बनाना है। he confessed what that he was guilty, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बनाओगे तो फाइनाइट वर्ब केवल एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब बताओ इसमें क्या है, he confessed guilt, he confessed his guilt। ऊपर वाला इसलिए सही नहीं है क्योंकि अपनी गलती मान रहा है ना, he was guilty he confessed that he was guilty, he confessed वर्ड लगाना जरूरी है, he confessed his guilt। ये हो गया हमारा बी। तो ये था हमारा आज का सेशन। 31 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस कराएंगे और दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको मेरा सेशन पसंद आए और मिलते हैं कल। बाय बाय।